नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आप सबको मालूम है कि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे अंतिम नतीजे नहीं होते, वो सिर्फ चुनाव में वोटरों ने किस तरीके से मतदान दिया है, चुनाव की दिशा क्या है, उसकी तरफ एक इशारा भर करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरीके से उलट भी सकते हैं, पूरी तरीके से सही भी हो सकते हैं और पूरी तरीके से गलत भी हो सकते हैं। जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं उनमें से 5 एग्जिट पोल तो हैं, लेकिन उनमें से मैं 3 को तो पूरी तरीके से खारिज करता हूं। सिर्फ 2 एग्जिट पोल को मैं गंभीरता के साथ लेता हूं और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 एग्जिट पोल हैं, एक सी वोटर का, दूसरा एक्सिस इंडिया का जो एग्जिट पोल है, इसके मुताबिक केरल के अंदर जो है वो लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन रही है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके लेड गवर्नमेंट बन रही है। साथ ही साथ पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। बंगाल के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वहां पर सी वोटर ये कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक वहां पर बीजेपी को थोड़ा एज है, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है। असम के अंदर ये कहा जा रहा है कि वहां पर एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को एज है और वो सरकार बना सकती है लगातार दूसरी बार। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या यही नतीजे अंत में आएंगे? क्या ये एग्जिट पोल के नतीजे वाकई में सही साबित होंगे? और क्या पिछले 3 महीने का जो कैंपेन हुआ है वो कुछ कहानी कहता या नहीं कहता है? हमने पहले भी आपसे बताया था और चुनाव के दौरान हम लगातार बात करते रहे हैं कि दरअसल इस चुनाव के अंदर, और जो मेरा अपना मानना है कि देश के जो सबसे बड़े सफोलॉजिस्ट है संजय कुमार जी, उनसे हमने लगातार बातचीत की पिछले दिनों में और अब फिर हम इस बारे में बातचीत करेंगे। खुद उनकी टीम ने भी कुछ सर्वे किए हैं, उसके भी नतीजे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अपने नतीजे, उनके अपना सर्वे क्या कहता है, क्या सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये जो सर्वे आए हैं, जो एग्जिट पोल के, हमने 2 एग्जिट पोल का जिक्र किया है, आपको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे आपको कितने सच साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं? और क्या इसकी संभावना से इनकार किया जा सकता है कि वाकई में यही होगा जो ये कह रहे हैं, या ये पलट भी सकते हैं? आशुतोष, 5 राज्यों में चुनाव हुए और हम 4 राज्यों के एग्जिट पोल का एक तरह से जिक्र कर रहे हैं, उसमें बहस कर रहे हैं। बल्कि पुडुचेरी को भी हम अगर शामिल कर लें तो 5 राज्य हो जाते हैं। बंगाल को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों के जो एक तरह से रुझान है एग्जिट पोल के, वो सब एक ही तरफ है। वोट का अंतर और सीट का जो मार्जिन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर केरल की बात करें तो सारे एग्जिट पोल आपने हम सिर्फ 2 ही एग्जिट पोल की ओर ध्यान दे रहे हैं, आपको कई और एग्जिट पोल भी आए हैं। लेकिन सारे एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि केरल में एलडीएफ की सरकार दोबारा जीतेगी। और अगर ऐसा होता है तो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगी, क्योंकि 40 साल में वहां कभी कोई सरकार दोबारा जीत के नहीं आई। लेकिन चूंकि सारे एग्जिट पोल उससे ओर इशारा कर रहे हैं और हमने भी जो अपने पोल्स किए उसमें भी ये उस तरफ इशारा मिलता है बहुत साफ कि एलडीएफ की सरकार दोबारा जीत के आ रही है। इसी तरह से तमिलनाडु में डीएमके की सरकार जीतेगी, एआईडीएमके की अपनी अपनी सत्ता बचा नहीं पाएगी। इसके बाद इस बार इसके भी संकेत बहुत साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोगों ने, सीएसडीएस ने भी एक पोस्ट पोल सर्वे किया है और उसके आंकड़े भी बिल्कुल उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर दूसरे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में एनडीए की बड़ी बढ़त दिखाई पड़ती है। सीएसडीएस ने कोई सर्वे पुडुचेरी में नहीं किया, लेकिन जो तमाम रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है बिल्कुल संकेत साफ है एग्जिट पोल के। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है। असम में भी संकेत बहुत साफ है। सीटों का मार्जिन पे बहस हो सकती है, ऊपर ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन असम में भी संकेत बहुत साफ है। वहां बीजेपी दोबारा सरकार बना रही है, सरकार में बनी रहेगी। सीटों का अंतर हो सकता है, जितनी सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी शायद सीटें कम हो जाएं, लेकिन सारा का सारा मामला अटक जाता है बंगाल जाकर, जहां अलग अलग पोल्स अलग अलग रुझान दिखा रहे हैं। जिन 2 पोल का आपने जिक्र किया, इन दोनों पोलों में भी रुझान थोड़े थोड़े अलग हैं। एक पोल तो ये कह रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन रही है और दूसरा पोल कहता है कांटे का टक्कर है, लेकिन उसमें 2 कदम आगे बीजेपी दिखती है। कह पाना बहुत मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा बंगाल में। अगर हम अपने पोस्ट पोल के नतीजों का जिक्र करें, हमें भी ये लगता है कि टक्कर कांटे का है, लेकिन इस कांटे के टक्कर में 4-5 कदम हमें तृणमूल आगे दिखाई पड़ती है बीजेपी से। और जब मैं 4-5 कदम कहता हूं
इसका अर्थ लगभग साफ है। हमें लगता है कि शायद तृणमूल के पास 4-5% वोट की बढ़त बनाए रहेगी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पे। और अगर ऐसा होता है तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखती है हमें बंगाल में। आपके हिसाब से 4-5% का गैप होगा, यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयरों के बीच में। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि जो सीटों का जो फर्क होगा वो काफी फर्क होगा, वो मामूली फर्क नहीं, वो 8-10 सीटों का फर्क नहीं होगा। कम से कम 4-5% वोट से अगर तृणमूल कांग्रेस आगे है बीजेपी के ऊपर, और चूंकि बिल्कुल बाइपोलर कंटेस्ट है, कांग्रेस लेफ्ट और उनका सहयोगी जो आईपीएफ है वो कहीं भी इस मुकाबले में नहीं है, तो बाइपोलर कंटेस्ट में अगर एक पार्टी को 4-5% की बढ़त होती है तो निश्चित रूप से उसे बहुमत मिलेगा। अब ये बहुमत कहाँ जाके टिकेगा? बहुमत 147 का आंकड़ा है, क्या ये 155 पर, 160 पर, 170 पर टिकेगा? लेकिन बहुमत बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और बहुमत भी एक क्लियर बहुमत ऐसा दिखाई पड़ता है। 4-5% वोटों का मार्जिन आपको एक स्पष्ट बहुमत देगा। वो एक जो कहते हैं रेजर थिन मेजॉरिटी नहीं होगा कि आप 4-5 सीटों से आगे रहेंगे। कम से कम 20-25 सीटों का मार्जिन जरूर दिखना चाहिए। जरूर। आपने वोट परसेंटेज की बात की, क्या हमारे आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तृणमूल का कितना वोट परसेंटेज हो सकता है और बीजेपी का कितना हो सकता है? देखिए, हम इस बात का जिक्र बार बार कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के पास तकरीबन 43 से 44% वोट बिल्कुल कहते हैं उनके बैंक में जमा है, और इसकी वजह बहुत साफ है। ये क्यों हमारी धारणा है इस बारे में, आप उनके कई चुनाव को देख लें, 2011 का चुनाव, 14 का चुनाव, 16 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, और हमारे जो पोस्ट पोल का जो आकलन है ये भी यही दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस तकरीबन 43-44% वोट के आसपास है, और बीजेपी के पास लगभग वो उनके पास वही वोट है जो उनके पास लोकसभा में था। शायद 1-2% नीचे गिर जाए बीजेपी, लेकिन बीजेपी के लिए अपने लोकसभा का जो वोट उनका 40% का वोट है, उससे उसको पार कर पाना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है, और ये 4%, 5% का गैप तृणमूल को जीत हासिल करा सकती है। संजय जी, क्या कारण है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जो पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीट लेकर आई थी। लोकसभा में उसने आशातीत सफलता प्राप्त की, लेकिन तब लोगों ने कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा है। भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े स्तर पर बंगाल में परफॉर्म करना अपने आप एक चमत्कार जैसा लगता है, कि मिरेकल सा लगता है। इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? इसके पीछे कोई खास सामाजिक या राजनीतिक फिनोमिनन है, या एक जिसे कहते हैं कि एक तरीके का अल्लह टप्पू जैसी बात है ये? देखिए, कोई चमत्कार नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल में जब आप लोगों से बात करें तो 2 चीजों पर लोगों की बहुत नाराजगी है। एक तो करप्शन, जिसके बारे में बीजेपी ने खूब प्रचार प्रसार किया, कट मनी कि अगर कोई भी स्कीम है तो उसमें कुछ न कुछ घपलेबाजी है। पार्टी के जो तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी के जो वर्कर हैं उनको अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको सरकारी सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी। तो कटमनी का जिक्र आप गांव-गांव में लोग करते हैं। और दूसरा, जिसको भ्रष्टाचार कह लें, कटमनी कह लें, उसको अंग्रेजी नाम दे दिया गया है भ्रष्टाचार। और दूसरा, तृणमूल कांग्रेस के जो लोकल लेवल लीडर्स हैं, वो उनकी जो एक तरह से गुंडागर्दी आप कह सकते हैं। इन 2 चीजों से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर, इन 2-3 बातों पर लोगों की नाराजगी है। भले ही ऐसे लोग जो कहते हैं हाँ कटमनी का एक तरह से कल्चर बंगाल में बन गया है, भले ही ऐसे कुछ लोग बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के लिए फिर से वोट करें, लेकिन ये धारणा बहुत जबरदस्त बनी हुई है। और इस बात का जिक्र और इस बात पर कैंपेन बीजेपी ने पुरजोर तरीके से किया कि कितना भ्रष्टाचार है, किस तरह से आतंक का माहौल है, जिसको लोकल लेवल पे हम कह सकते हैं कि पार्टी वर्कर्स एक तरह से लोगों को परेशान करते हैं, उसको एक नया रूप शब्द दे दिया गया कि एक आतंक का माहौल है। ये 2 चीजें जरूर हैं जिसकी वजह से लोग एक परिवर्तन चाहते हैं, और लगता है लोगों को एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। दीदी ने 10 साल शासन किया, दीदी 10 साल से मुख्यमंत्री रहे, अब परिवर्तन का समय आ गया है। इस वजह से बीजेपी का जो एक तरह से अट्रैक्शन दिख रहा है, इतना ज्यादा वोट लाते हुए बीजेपी दिखाई पड़ रही है, यही वजह है। बट लेकिन एक चीज और है संजय जी की, 2011 से लेकर 2021 तक जो 42-43% वोट तृणमूल के साथ खड़ा हुआ है, उसमें कोई डेंट नहीं लग रहा है। तो ये वो वोटर, इसका मतलब ये कि ममता का अपना वोट नहीं खिसक रहा है, यानी एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल तबका है जो आज भी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स से, ममता बनर्जी के गवर्नेंस से, ममता बनर्जी की लीडरशिप से संतुष्ट है।
और अभी मैं एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे देख रहा था, उसमें जब पूछा गया सवाल तो 43% लोगों ने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के काम से संतुष्ट हैं। वो तो 43% लोगों का कहना है। तो क्या ये प्रचार ज्यादा नहीं है कि ममता बनर्जी के शासन में गुंडागर्दी ज्यादा है, वहां पे भ्रष्टाचार ज्यादा है, वहां कटमनी ज्यादा है, वहां पे तमाम तरीके की चीजें हैं? देखिए, आपने जिक्र किया कि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में 43% लोग संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। उसी सर्वे का आकलन है कि तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 44% वोट मिल रहे हैं। उसी सर्वे का आकलन ये भी है कि 43% लोग ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यह है कि लोग पोलराइज्ड हैं, और पोलराइज्ड, मैं हिंदू और मुसलमान की नहीं बात कर रहा, धार्मिक एंगल पे पोलराइजेशन की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी एज अ पर्सनालिटी, ममता बनर्जी एज चीफ मिनिस्टर। लोग ममता बनर्जी के इर्द गिर्द पोलराइज्ड हैं। ऐसे लोग जो ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं कि गवर्नेंस कैसा रहा, कटमनी है या नहीं है, भ्रष्टाचार है या नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है। वो ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी बस बहुत हुआ 10 साल, अब एक परिवर्तन चाहिए, ऐसे लोग बीजेपी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट और आईपीएफ का गठबंधन किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को चैलेंज करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ती। तो है, गवर्नेंस का मुद्दा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो एक बहुत पोलराइज्ड है। सारा इलेक्शन ममता बनर्जी के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी को आप मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? गवर्नेंस और इन सब चीजों का, मुझे लगता है गवर्नेंस और इन सब चीजों का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है चुनाव में। ठीक है। अगर बंगाल से हटके हम थोड़ा सा असम के बारे में बात करें, क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी, एक जमाना था जब वहां पे बहुत ज्यादा उनकी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब एक बार सरकार बनाई, अब दोबारा सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो पोलराइजिंग कैंपेन है। वहां पे भी हिंदू मुसलमान की बात की गई है, और बंगाल के अंदर भी उन्होंने की है। तो क्या ये जो धर्म आधारित राजनीति है या धर्म आधारित जो कैंपेनिंग की जा रही है, वो अब एक तरीके का ट्रम्प कार्ड है जिसका भारतीय जनता पार्टी कामयाबी से इस्तेमाल कर सकती है और कर रही है, और लोगों को लगता है कि इसी आधार पे हमको राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रोटी कपड़ा मकान का जिक्र नहीं होता। आपने आशुतोष 2 राज्यों का जिक्र किया, बंगाल का और असम का, जहां आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कैंपेन बहुत धर्म पर आधारित रहा। मुझे लगता है असम में ज्यादा है, बंगाल में कम है। और असम में धार्मिक एंगल पर एक तरह से कैंपेन करना, राजनीति करना बीजेपी को सूट इसी के लिए ज्यादा कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन देखें, कांग्रेस ने एयूडीएफ के साथ गठबंधन किया, और एयूडीएफ को भी एक तरह की कम्युनल पार्टी के रूप में देखा जाता है। उनका सारा का सारा जनाधार मुस्लिम मतदाताओं के बीच में है। अगर जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जो बराक वैली और लोअर असम हम जिसकी बात कहते हैं, उसके अलावा उन्हें कहीं वोट नहीं मिलता। तो बीजेपी के लिए बहुत सुविधा हो जाती है। बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है असम में, सिर्फ इशारा करना है, ये कहना है कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करती है, उन्होंने किस तरह की पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। और बार बार अगर आप इशारा उस ओर करते हैं कि देखिए किसके साथ गठबंधन है, तो निश्चित रूप से जो हिंदू मतदाता है उनके मन में एक तरह से एक पोलराइजेशन की भावना आती है, और लगता है कि सचमुच ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम मतदाताओं को और मुस्लिम मतदाताओं के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि हम गोलबंद हों और हम ऐसी पार्टी का समर्थन करें जो कांग्रेस का विरोध कर रही हो। और ऐसी स्थिति में अपने आप ऐसे बहुत सारे वोटर बीजेपी के झोली में चले आते हैं असम में। बंगाल में भी जरूर है कि कुछ कॉमनल टोन रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे जैसे भी हों, मैं उसको उन नतीजों का, जिस भी तरह के नतीजे आए, उसका क्रेडिट कॉमनल टोन ऑफ कैंपेन पर नहीं दूंगा। वहां एक आम तौर पे एक परिवर्तन की भावना है जिसकी वजह से जिसको बीजेपी इनकैश कर रही है। ये नहीं है कि बीजेपी का जनाधार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने कॉमनल कैंपेन किया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग एक परिवर्तन चाहते हैं, और ऐसे सारे लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, भले ही वो बीजेपी के जय श्री राम के नारे के साथ हो या ना हो, उनके हिंदू तुष्टीकरण या जिस तरह का उनका कॉम्युनल टोन कैंपेन में रहा हो, उसका समर्थन करें या ना करें, क्योंकि वो सिर्फ ममता बनर्जी को हटाना चाहते हैं, इस वजह से बीजेपी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ही ममता बनर्जी को टक्कर दे रही है। अब आपसे आखिरी सवाल, अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी को चंडी का पाठ क्यों करना पड़ता है?
क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में भी कैंपेन किया, आपको पता है ममता बनर्जी को बेगम ममता और तमाम तरह के एक तरह से नामों से पुकारा गया, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो तमाम तरह के जो पूरी धारणा बनी है कि ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादा ध्यान रखती है इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू, इस बात का प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया बीजेपी के स्टार कैंपेनर ने, बीजेपी के नेताओं ने। ममता बनर्जी को इस बात का भय होने लगा कि इस बार अगर उन्हें प्रोएक्टिव होकर यह दिखाना पड़ेगा कि वो ठीक है मुस्लिम मतदाताओं का जरूर ध्यान रखती हैं, लेकिन वो एंटी हिंदू नहीं है, एंटी हिंदू नहीं है, इस बात का प्रमाण देने के लिए उनको चंडी पाठ करना पड़ा और तमाम ऐसे प्रतीकों का सहारा लेना पड़ा जिससे वो इस बात को दिखा सके कि वो एंटी हिंदू कतई नहीं है, वो भी उतने ही हिंदू हैं जितने ऐसे लोग जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जितने हिंदूवादी वो हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें इस बात का प्रमाण लेकर के जनता के सामने आना पड़ा कि वो भी हिंदू है। यानी हिंदू अपीजमेंट अब शुरू हो गया इस देश के अंदर, मुस्लिम अपीजमेंट खत्म हो गया पूरी तरीके से। बिल्कुल, अगर आप दूसरे राज्यों की भी चर्चा जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि मुस्लिम का झुकाव, चूंकि मुस्लिम मतदाताओं के बारे में धारणा है कि गोलबंद होकर के वोट करते हैं, पर ऐसी पार्टियां जो लगातार मुस्लिम मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतती रही हैं कई सालों से, अब उन्हें भी अपना ध्यान थोड़ा अपना शिफ्ट करना पड़ रहा है और उन्हें एक जिसको कहते हैं ट्रूली सेकुलर, कि हम मुस्लिम मतदाताओं के साथ तो हैं लेकिन हिंदू मतदाताओं के खिलाफ नहीं है, हम उतने ही हिंदू हैं जितनी बीजेपी हिंदू पार्टी है। इस बात का प्रचार प्रसार या इस बात का को लोगों तक पहुंचाना हर पार्टियों के लिए एक तरह से मजबूरी बन गई है। जिस बात को आपने कहा, हिंदू अपीजमेंट शुरू हो गया है देश की राजनीति में। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय कुमार CSDS के। महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर जो इनका अपना पोस्ट पोल सर्वे है उसके मुताबिक वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। असम और केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में लगभग सारे एग्जिट पोल की राय यही है कि वहां पर जो है वो केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनेगी, तमिलनाडु के अंदर DMK लेड गवर्नमेंट बनने वाली है, पुडुचेरी में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनेगी और असम के अंदर भी बीजेपी लेड गवर्नमेंट बन सकती है। वहां पर जो कंफ्यूजन था थोड़ा बंगाल को लेकर था, लेकिन संजय जी की और पोस्ट पोल CSDS का साफ कह रहा है, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका मानना है कि जो नतीजे हैं, जो उनका डेटा है उसके मुताबिक बीजेपी और तृणमूल के बीच में कम से कम 4% वोटों का फर्क है। अगर ऐसा है तो कंफर्टेबली तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की सरकार वहां बनेगी। अब असली नतीजे क्या आएंगे इसके लिए 2 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा और तभी पता चलेगा एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।